जनरेशन जेड वो लोग जो 1996 के बाद पैदा हुए हैं और जिनको आम बोलचाल की भाषा में जेन जी भी कहते हैं, वो और जनरेशन के मुकाबले काफ़ी नेगेटिव इमोशंस फेस कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस जो है जेन जी के लोगों में बहुत आम हो गया है। हेलो, वेलकम टू दी रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम चर्चा करेंगे कि जेन जी इतनी डिप्रेस क्यों है। जो हम देखते हैं ना कि जनरेशन जेड जो 96 के बाद पैदा हुए हैं मेनली, और मिलेनियल्स आप 84 से 85 से 97 तक, और उससे पहले जेन एक्स आप बोल सकते हैं। सो ये जो जेन जी है ये औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा एक तरह से सोशल प्रेशर फील कर रहे हैं। और अगर हम एक होलिस्टिक इसका मेन रीज़न जो देखते हैं, जो एक ये फिनोमिना चल रहा है डिप्रेशन का जनरेशन जेड में, तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया के बाद ही आता है। जैसे सबसे पहले आप सोशल मीडिया देखोगे तो ऑर्कुट और फेसबुक के टाइम से स्टार्ट हुआ है, और वही टाइम जनरेशन जी का एक तरह से टीनेजर टाइम था। सो इन्होंने जो इनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जिनमें इनकी साइकोलॉजी डिटरमाइन होती है काफ़ी तरह से, उस टाइम में इन्होंने इंटरनेट को फेस किया है, जो कि अनरेगुलेटेड है एक तरह से। अगर आप इंटरनेट को देखोगे ना तो ये एक एनोनिमस वो है। और अब अगर बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंट ये देखेंगे ना हम कि इनमें डिप्रेशन का रीज़न जो है वो है कि इंटरनेट की वजह से हर चीज़ का एक हायर स्टैंडर्ड हो गया है। आपको अपनी अपीयरेंस, आपको अपना लाइफस्टाइल, आपको अपना एक रिलेशनशिप स्टेटस, सब कुछ बिल्कुल जो टॉप के 5% लोग हैं उनमें मेंटेन करना है। अगर आप उसमें मेंटेन नहीं कर पा रहे तो सोशल मीडिया आपको ये दिखाता है कि आप में कुछ ना सीरियस कमी है। ये चीज़ ना पहले नहीं होती थी। ये चीज़ इंटरनेट के हमारे एक तरह से स्मार्टफोन आने से पहले इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था। जब हम मेनली कंप्यूटर्स पे और लैपटॉप्स पे इंटरनेट यूज़ करते थे, उस टाइम पे ये चीज़ इतनी नहीं थी कि जो नॉर्मल लोग थे उनको एक हीन भावना से नहीं देखा जाता था। जो अब जो चेंज आया है वो इसका मेन रीज़न सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे एक्सट्रीम सक्सेस को या एक्सट्रीम एक तरह से वो आप कह लीजिए जो प्रेटो प्रिंसिपल होता है 80-20 रूल, कि 20% जो हैं वो 80% रेवेन्यू लेके जाते हैं, यार 80% उनको लोग लाइक करते हैं। सो उसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से 80% लोग या 85% जो यंगस्टर्स हैं वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं लाइफ से। जैसे सोशल मीडिया का आपने बताया, सोशल मीडिया ऑर्कुट, फेसबुक, ये सब तो आई थिंक जो मिलेनियल की जनरेशन है वो कॉलेज टाइम में पहुंच गई थी। और उस टाइम भी मतलब आप कह लो कि 70% या 60% के पास एक्सेस नहीं था उस चीज़ का। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम और ये रील वगैरह आ गई ना आज के टाइम पे, ये ज़्यादा मेरे ख्याल से इनको इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि वो जो 30 सेकंड का टाइम वो होता है ना, उस लैप में इनको सबको कवर करना होता है। जैसे आपने बताया सबसे आगे निकलना है, और रेस है ये एक तरह की, तो उसमें अपने आप को सबसे स्मार्ट दिखाना, सबसे सुप्रीम दिखाना, वो एक तरह से इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है मेरे ख्याल से। और एक करंटली ना एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अब ना हर चीज़ फॉलोअर काउंट पे डिपेंडेंट हो गई है। कि आप चाहे कितने भी अच्छे आदमी हो, चाहे आपको आपके फैमिली या रिलेटिव्स या फिर स्कूल कॉलेज मेट्स कितना भी लाइक करते हों, लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स कम है ना तो फिर आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है। और इसकी वजह से ना जो एक अच्छे लोगों के पास ना इंसेंटिव नहीं है, तो वो अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये एक मेजर रीज़न है इनकी डिप्रेशन का। तो अब इन चीज़ों को लेकर ना हम आगे एक तरह से बात करेंगे। अब फॉलोवर ना हो तो क्या पता शादी भी ना हो आज के टाइम पे। वो आजकल कोलैब कल्चर भी आ गया है ना, तो आजकल जो फ्रेंडशिप भी हो रही है या शादियां भी हो रही है तो फॉलोअर्स देख के हो रही हैं। तो आजकल कई शादियां दिखेंगी जो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर आपस में शादी भी कर रहे हैं। वो इसलिए शादी कर रहे हैं कि ना हमारे फॉलोअर्स ना डबल हो जाएंगे अगर हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट डेली अगर हम वीडियो पोस्ट करेंगे और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल पोस्ट करेंगे एक तरह से। और ये एक शो ऑफ कल्चर की तरफ ये चीज़ें जाती दिख रही हैं। मतलब जो पहले कोलैब एक टिकटॉक पे या एक रील्स पे होता था, वो अब शादियों का रूप ले रहा है और घरों में कोलैब हो रहा है। वो रियल लाइफ कोलैब हो गया है वो रील से निकल के। तो एक चीज़ ये भी है, जैसे आपने एक बहुत ज़रूरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि सोशल मीडिया जो कैप्चर करती है वो एक्सट्रीम चीज़ें कैप्चर करती है, या तो एक एक्सट्रीम सक्सेस या एक्सट्रीम फेलियर। बीइंग नॉर्मल जो है वो एक चीज़ों को अच्छा नहीं बताया जाता। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, जहाँ पर जो जेन ज़ी है वो लेफ़्ट आउट फील करती है कि हमने तो कुछ किया नहीं है। जब वो आसपास, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें जो है वर्चुअल वर्ल्ड सा हो गया है,
तो चीज़ें जो दिख रही हैं वो इंस्टाग्राम पे दिख रही हैं, फेसबुक पे दिख रही हैं, ट्विटर पे दिख रही हैं, रियल लाइफ में क्या हो रहा है बिल्कुल नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है। तो मैं आपको ना इसका एक प्रैक्टिकल वो बताता हूँ कि आज से आप ले लीजिए आई थिंक 2016 तक जो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार थी वो या तो ऑल्टो थी या फिर स्विफ्ट थी। अब बेस्ट सेलिंग कार क्रेटा और नेक्सॉन सेगमेंट की हो गई हैं। अब कोई भी ना ऑल्टो नहीं लेना चाहता। जैसे अगर 3-4 लाख की ऑल्टो आती है तो लोग 3-4 लाख की रॉयल एनफील्ड लेना पसंद करते हैं, लेकिन 3-4 लाख की ऑल्टो में दिखना नहीं चाहते वो। तो ऐसी मतलब ना कोई खास कमी नहीं है ऑल्टो में लेकिन ना फिर भी एक वो जो नैनो के साथ फिनोमिना हुआ था ना कि वो उससे नीचे कुछ नहीं था, सेम स्टोरी अब ऑल्टो के साथ बनी है कि उससे नीचे कुछ नहीं है, तो वो अब एक तरह से डिस्कार्ड कर दी गई है मार्केट से। फिर ऑल्टो के बाद वैगनार का नंबर भी है जिस पे काफ़ी जोक भी आए हैं। वैगनार की भी काफ़ी हद तक बेइज्जती हुई है, लेकिन अभी ना जो एक तरह से जो मारुति के ट्रस्टेड वो हैं जो कस्टमर्स हैं वो अभी तक चला रहे हैं वैगनार को समहाउ। लेकिन ये आप अगर इंस्टाग्राम पे नॉर्मली कभी भी देखोगे ना तो सब लोग आपको थार में दिख रहे हैं, कोई मतलब कोई डिफेंडर में दिख रहे हैं आपको, लैंड रोवर डिफेंडर में, और रेंज रोवर में दिख रहे हैं लोग, और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसा लगता है कि सबके पास ही कार है। और आप उनको अगर थोड़ा बहुत भी उनकी रियल लाइफ को फॉलो करो ना तो वो सारे के सारे या तो उनकी ज़मीन बिकी होती है या फिर बाप के पैसे को समहाउ उड़ा रहे होते हैं। तो सबकी ना एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन गई है कि हमारे पास अगर एक तरह से एसयूवी नहीं है तो फिर हमारी लाइफ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो एसयूवी हमारे पास कभी आएगी नहीं, तो इससे अच्छा डिप्रेस ही हो जाओ। सो ये रीज़न है कि सबके पास पैसे नहीं है एसयूवी लेने के। इवन मतलब उनको लोन भी नहीं देगा कोई, वो वाली बात है कि किसी को लोन तो मिल जाता है, वो बाद में ईएमआई ना भर पाए वो बात अलग है कि लेकिन रील तो उन्होंने बना ली। तो और ना बहुत इसे किराए पे लेने का भी बहुत सीन चल रहा है कि कोई भी आप महंगा आइटम किराए पे लेते हो सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए, और लोग औरों की सुपर कार्स के आगे भी फ़ोटो खींचते रहते हैं या फिर सुपर कार्स की वीडियो बनाते रहते हैं। इससे अच्छा वो टाइम पढ़ाई में लगाए ना तो कुछ काम आएगा। तो जैसे कि आपने कहा ना कि एक्सट्रीमनेस जो है, तो मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई कि एक हम देखते हैं मतलब यूएस का है या कहाँ का है, उसमें अब यूथ कुछ अच्छा तो कर नहीं पा रहा है, तो कह रहा है कि अब मैं कुछ अलग करता हूँ नेगेटिव वे में जो कि सोशल मीडिया कैप्चर करेगी। तो वो एक पर्सन होता है, वो लोगों के घरों में घुस जाता है और कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करता है, और वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर आती हैं, उसको लोग देखते हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं और उसके फेम हो रहा है। वो अभी एक रीसेंट एक यूट्यूबर आया है, एक लड़का है आई थिंक टीनेजर ही, तो वो सिक्योरिटी गार्ड रखता है नॉर्मली 2 या 3 बाउंसर आप बोल सकते हो उनको, और उसका पर्पस यही है कि नॉर्मल आदमियों से मतलब रास्ते चलते हुए पंगे लेना और अपनी सिक्योरिटी से उनको पिटवाना या खुद पिटना। तो वो मैं उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, तो वो ये कह रहा था कि जिस दिन मुझे पहली बार थप्पड़ पड़ा था ना किसी से, वो मेरा सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था कि उस दिन मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे। सो इस तरह की मेंटालिटी हो गई है लोगों की कि चाहे आप बदनाम हो, चाहे आप किसी भी तरह से आपको फेमस होना है बस। तो प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं बची हुई है एक तरह से, और नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में फेमस होने के लिए एक तरह से या स्टैंड आउट होने के लिए सब उल्टे काम करने स्टार्ट कर दिए हैं सबने, और जो जिनकी एक कंसाइंस जो है ना वो अलाउ नहीं कर रही उल्टे काम करने के लिए, वो डिप्रेस्ड है। मतलब इन शॉर्ट ये रील वर्सेस रियलिटी वाला सारा खेल है। जब रियलिटी में चीज़ें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर डिप्रेशन एंजाइटी का रूप लेती हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शो ऑफ कल्चर जो है सोशल मीडिया पे, वो उसका एक मेन रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीजंस। आजकल जब बात चल रही है कि जो ये एंजाइटी डिप्रेशन है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो अब चेंजिंग पेरेंटिंग नॉर्म्स हैं, कल्चर चेंज हो रहे हैं, तो आजकल पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो ये उसके लिए एक रीज़न है कि वो लोग पेरेंट्स तैयार नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को। ये ना काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली चल रहा है कि एक तो पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, और हमारी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ी है ना तो काफ़ी पेरेंट्स खाली भी हो गए हैं, और वो एक तरह से रेस में वो भी इन्वॉल्व हैं कि हमें ना शर्मा जी के बेटे से अच्छा दिखाना है अपने बेटे को। सो वो शर्मा जी का जो बेटे वाली जो फिलोसॉफी है ना वो अब स्टीरॉइड्स पे चल रही है। तो मैक्सिमम जो पेरेंट्स रहेंगे ना वो अपने बच्चों के थ्रू अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, और उनकी ये फिलोसॉफी हो जाती है कि हमारी तो ज़िंदगी होगी पूरी और अब तू ही करेगा जो करेगा। बच्चा पैदा होते ही उनकी ये
वो हो जाती है। उसको 2 साल का हुआ नहीं, उसको कोई क्रिकेट की कोचिंग दिलवा रहा है, कोई बैडमिंटन की कोचिंग दिलवा रहा है, कोई पियानो लेसन्स दिलवा रहा है। भाई वो 2 साल का बच्चा क्या क्या करेगा पियानो का? उसको पियानो करना ही नहीं होगा तो मतलब अगर वो उसको कोई हॉर्स रेसिंग करवा रहा है, उसको कोई कुछ करवा रहा है, पहले उसको थोड़ा बड़ा तो हो जाने दो। तो ये एक ना पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो टाइम से पहले बच्चों को एक तरह से स्ट्रेस वाले माहौल में धकेल रहे हैं कि तू तो पैदा ही एक तरह से हमारा नाम रोशन करने के लिए हुआ है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब बच्चा ये नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स के बहुत सारे जो लगाई हुई कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, तो वो फिर डिप्रेस हो जा रहा है कि अगर ये नॉर्मल चीज़ है तो यही मैं नहीं कर पाया तो मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। मतलब जैसा कि आपने जो बोला है ना, ये एक बच्चा जो है सेकंड हैंड लाइफ जी रहा है, मतलब वाइकेरियस लिविंग है, एक अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है उसको पूरा कर रहा है बच्चा। लेकिन अब बच्चे के जो एक इनहेरेंट टैलेंट है वो कहीं और जा रहा है, बट वो इम्पोज किए जा रहे हैं ऊपर से, और कहीं ना कहीं रीज़न आ रहा है फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन का। और इसमें ना एक फिनोमिना और है जिसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट होएगा वो बच्चे के आगे से ना अड़चने हटाता रहता है उसकी लाइफ को आसान बनाने के लिए हर बार। सो वो बच्चा कभी भी एक तरह से उसने फेस नहीं करी दिक्कत, लेकिन जब पेरेंट्स हर टाइम उसके साथ रह नहीं सकते, सो जब वो अकेला होता है तो वो ऐसी चीज़ें फेस करता है जो उसको शॉक लगता है उस टाइम पे कि अच्छा वर्ल्ड ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत अच्छा एक तरह से बना के दिया था कि मेरे आगे से पहले ही चीज़ें आराम से हो जाती थी। सो जब वो टीनेजर हो जा रहे हैं बच्चे, तब उनको शौक लग रहा है जब वो एक तरह से अपने खुद के बेसिस पे वेंचर कर रहे हैं सोसाइटी में। सो ये भी एक इसका रीज़न है, वन ऑफ द रीजन्स। तो मुझे इससे एक फिनोमिना याद आया, आपने सुना होगा साउथ कोरिया में एक लड़की थी, टीनेजर होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, वो ट्रू क्राइम की एक फ़ैन थी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ने उसने एक बंदे का मर्डर कर दिया। वो ये देखना चाहती थी कि जब बंदा मरता है तो कैसा फील होता है, और उसको बाद में सेंटेंस भी हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो एक रियलिटी में, मतलब जो आउट ऑफ टच है जनरेशन, ये वीडियो गेम वाली जनरेशन की, उन्होंने GTA वाई सिटी में तो कई लोग मार दिए, बट जब वो रियल वर्ल्ड में जब उनको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं तो कहते हैं वो ये तो गलती से मिस्टेक हो गई। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत लोगों के साथ है कि उनको ना ऐसा लगता है कि हम तो बच्चे हैं, हमारे ऊपर ना लॉज अप्लाई नहीं होंगे। उनको नहीं पता उनके लिए स्पेशली जेल बनाई गई है, जुवेनाइल जेल। तो जब हम बात कर रहे हैं रियलिटी की, तो सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने चाहने वाले, इतने विश करने वाले हैं, तो ये एंजाइटी तो होनी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जेन ज़ी के कोई रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। एक्चुअली ना इसकी जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं ना, उनकी वजह से ही एंजाइटी है। तो सब ना सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हैं कि हमने आज ये तीर मार लिया, आज हमने ये तीर मार लिया। एक्चुअली में मारा नहीं होता उन्होंने। जैसे कहीं भी बाहर घूमने भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे हो सकता है 100 फोटो लेंगे और उसमें से एक अपलोड करेंगे, लेकिन जो सामने वाले को ही पता है ये बात, जो देख रहा है ना, जो लाइक कर रहा है, उनका फ्रेंड जो है, सो कॉल्ड फ्रेंड जो है, वो जब फोटो लाइक कर रहा है ना, उसको ही पता है कि 100 फोटो खींचे हैं, उसमें से एक उन्होंने पोस्ट करा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसको ये लगता है कि दे आर एंजॉइंग एंड आई एम सिटिंग एट होम। सो वो एक तरह की वो है कि, और वो ना रियल फ्रेंडशिप नहीं है उनमें, वो सिर्फ एक दूसरे के आप कह लीजिए कि बस कलीग्स हैं या साथी हैं एक तरह के, और कोई भी ना किसी की बात सुनना नहीं चाहता। जैसे अपनी बात बतानी सबको है, मतलब सब ऐसा करेंगे, अपनी फ़ोन भी करेंगे तो अपनी बात बताए फट 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 फ़ोन रख दिया। दूसरे की सुनने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। और पेरेंट्स खुद ऐसे हो रखे हैं कि इतने ज़्यादा बिजी हो रखे हैं कि उन्हें मेनली जो एक पेरेंट्स की तरफ से जो इशू है, उनको ये लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ट्रिवियल हैं। और हमने ऐसे बड़े बड़े पता नहीं नदी पे जाके हम स्कूल जाते थे, कभी बिना चप्पल के स्कूल जाते थे, तो उनको ऐसा लगता है कि इनको हमने सब फैसिलिटी हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको दिक्कत है। पर वो ये समझ नहीं पा रहे कि इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, और इनकी जो सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन तुम्हारे पास भी नहीं है। सो जो उनको पेरेंट्स को जो बातें ट्रिवियल लगती हैं, वो एक्चुअली में ट्रिवियल है नहीं। मतलब जैसे आपके एग्जांपल से मुझे याद आया, कहते हैं हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनकी सोच ये है कि अगर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ेगा ना बच्चा, हाँ। तो ही उस सक्सेस में फ़ायदा है। अगर ट्यूब लाइट के नीचे पढ़ेगा ना, तो उसमें उतना फन नहीं है फिर। वो एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सोच, हमारा जो हैंगओवर बचा हुआ है, वो सोच है वो। तो अगर आप देखेंगे कि जो जेन ज़ी है,
ये वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन है और टेक सेवी है, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उसके बाद भी ये ट्रोमेटाइज्ड हैं और ये सारे बेसिक इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है इसमें? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जन जी है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है और यही उनके लिए ना एक फांसी का फंदा बन गया है कि जो इनसे पहले वाले हैं, मिलेनियल्स हैं या फिर जन एक्स हैं, वो अपने आप को ना एक शट डाउन कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने उनके लिए इंटरनेट एक एक्वायर्ड टेस्ट है और जनरेशन जेड के लिए एक नॉर्मल टेस्ट है, तो ये ना कभी भी स्विच ऑफ नहीं कर पाते अपने आप को। सो ये, और अभी जो राइट नाउ जो वर्ल्ड में या फिर भारत में जो माहौल चल रहा है ना, वो बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और सेमिनल इवेंट्स हो रहे हैं। सो जो जनरेशन जेड है जो कि स्विच ऑफ नहीं कर पाते, वो एक ट्रॉमा से दूसरे ट्रॉमा पे एक तरह से नेविगेट कर रहे हैं और उनको ना डाइजेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। सो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये अपने आप को स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट इनके लिए एक तरह से पार्ट ऑफ लिविंग है और हमारा क्या है, हम अपने फ़ोन से वो डेटा स्विच ऑफ करने की हिम्मत रखते हैं, ये स्विच ऑफ नहीं करते डेटा को कभी भी, ये आपने देखा हो तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने डेटा स्विच ऑफ कर दिया कोई मैसेज मिस हो जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा, मतलब इनकी जो लाइफ है वो इंटरनेट पे बेस्ड है, ये हमें समझना चाहिए। और इस इनका जनरेशन जी का इस पर कंट्रोल नहीं है, मतलब हम ये उनको कह सकते हैं कि नहीं यू कैन ऑल्सो स्विच इट ऑफ। उन्होंने वो लाइफ, इंटरनेट से पहले की लाइफ उन्होंने कभी जी नहीं, तो उनको आइडिया नहीं है कि बिना इंटरनेट के लाइफ कैसी जी जाती है, तो उनके लिए वो ट्रॉमा है एक तरह से वो लाइफ जीना। तो हमें एक तरह से कंसर्न दिखानी चाहिए इनके लिए कि हम समहाउ इंटरनेट एक्सपीरियंस को बेटर कर पाएँ सो दैट कि इस तरह की ट्रॉमेटिक चीज़ें बच्चे फेस ना करें। तो इसमें जैसे कि आपने इंटरनेट की बात की, तो एक भी है ना कि इन्फोडेमिक, मतलब जो इन्फोडेमिक हो रहा है, जो अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर पहले एक जनरेशन एक्स के लिए गिनी चुनी चॉइसेस हुआ करती थी, उनको पता होता था क्या करना है, लेकिन आज के टाइम में जब मल्टीट्यूड ऑफ चॉइसेस हैं, चॉइसेस की मतलब कोई गिनती नहीं है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जेन जी में और यंगस्टर्स में इनडिसाइसिवनेस है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करें, और जो उनको आज के टाइम में जितना मतलब मुझे लगता है मेंटर की ज़रूरत है, वो उनको मेंटरशिप मिल नहीं पा रही है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं, जो सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो उनको इतना मोटिवेटेड करने के बाद क्या कहते हैं बीच मझधार में छोड़ देते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है कि जो एक इतने मतलब इंटरनेट होने के बाद जो इन्फोडेमिक है, वहाँ एक वो नहीं मिल रहा उनको, माजी नहीं मिल रहा जो उनको एक सही रास्ता दिखाए। ये बिल्कुल है ये बात। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना एक तरह से, जैसे एक आपको पता है अब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप मर सकते हैं उससे। सो वही चीज़ है इसमें कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो ये नहीं पता आपको उसका करना क्या है, कि वहाँ पे ये बम फट रहा है, वहाँ पे वो बम फट रहा है, वहाँ पे इतने लोग मर गए, वहाँ पे इतने लोग मर गए, उसको ये ट्रॉमा हो गया, उसकी लुगाई भाग गई। तो ये एक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते ये, क्योंकि इनका कंट्रोल है नहीं उन इवेंट्स पे, और उनको ऐसा लगता है समहाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इस चीज़ में ना काफ़ी एक अनसर्टेनिटी फील हो रही है उनको, और ऐसा फील हो रहा है कि हमें कोई और चला रहा है, समवन एल्स इज ड्राइविंग अस, हमारा कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ पे। सो वो चीज़ ना आपको ट्रॉमा देती है एक तरह का, वो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देती है, और वो आप उससे तभी सर्वाइव कर सकते हो जो आप डिलूजनल हो। अदरवाइज अगर आपकी कंसेंस है और अगर आप में एक तरह से गुड सोसाइटी के लिए आप सोचते हैं, तो आपको डिप्रेशन में ही जाने का अवसर मिलता है एक तरह से इससे। तो फिर देखें तो अगर जैसे आपने बात की ना, मेंटल कैपेसिटी जो है वो भगवान ने सीमित ही दी है। जनरेशन जी कह लो या जेन जी, वो है तो इंसान ही आखिरकार, तो इतनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना आपके लिए भी इजी नहीं था, क्योंकि आपके पास तो इंटरनेट ही नहीं था उस टाइम पे, और ये कम से कम प्रोसेस कर रहे हैं। तो इनका दोष इसीलिए नहीं है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी से कनेक्ट करते हो और एक आप फेस टू फेस कनेक्ट करते हो, तो एक मतलब जो एक्सप्रेशन वाला डिफरेंस है ना, वो हमेशा रहेगा। जो वर्चुअल वर्ल्ड में ये जी रहे हैं ना, उसको एक तरह से आप वन ऑफ द रीजन बोल सकते हो कि जो मैन टू मैन रिएक्शन रहता है किसी भी चीज़ को, चाहे आपकी प्रॉब्लम है या उसको डिस्कस करने का जो तरीका है या उसके समझाने का आपको जो तरीका है, वो जो आप एक इंटरनेट पे मिलेगा ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आप उसको इंसान को समझ जाओगे कि ये हमारे फ़ायदे में बोल रहा है या नुकसान में बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक मेन रीज़न है। अभी ना मुझे इससे अभी एक बात वो रियलाइज़ हुई मुझे कि
जो जनरेशन जी है वो मेनली टेक्स्ट मैसेज का या व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, कॉल वगैरह बहुत कम करते हैं, और सामने से तो बात करते हुए वो ना बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आँख नहीं मिला पाते किसी से बात करते हुए, और वो एक सोशली ऑकवर्ड सा फील करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में। सो वो एक मेन जैसे जब भी आप टेक्स्ट मैसेज में किसी से बात करते हो ना, तो आपको उसके चेहरे के हाव भाव नहीं दिखते, और उसमें टाइम लैग है। आपने कोई इमोशनली सेंसिटिव बात बोली और उसने 1 मिनट का टाइम ले लिया, तो आपको अपने ऊपर शक होने लग जाता है कि क्या मैंने सही बोला, तो आप अपने टेक्स्ट मैसेज को दोबारा पढ़ते हो, मैंने सही तो लिखा है ना, वो इतनी देर से जवाब नहीं दे रहा। सो उस टाइम ना आप उनमें एक इनसिक्योरिटी की भावना आती है। और अगर जैसे जो इससे पहले के जो पैदा हुए लोग हैं, उनमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ज़्यादा कंसेप्ट है, तो वो आमने सामने बात करने में ज़्यादा एक तरह से कंफर्टेबल होते हैं। सो ये भी एक मेन रीज़न है कि कंपेनियनशिप इनके पास ना होने का। और जब आपके पास कंपेनियनशिप नहीं होगी तो आप अपनी बातें किसी को बता नहीं पाओगे। टेक्स्ट मैसेज पे क्या है, आप किसी को ब्लॉक इतनी बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे डेटिंग में ना घोस्टिंग कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर आपको किसी की बात नहीं पसंद आई तो उसको ब्लॉक कर दो और ख़त्म करो कहानी। हर जगह पे उसको ब्लॉक करके आप मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी से भाग सकते हो आसानी से। तो भागना ज़्यादा आसान है किसी को आँखों में फेस करने के। तो एक तरह से पूरी जनरेशन समहाउ ना कवर्ड बन गई है, मतलब डरपोक जनरेशन बन चुकी है ये, जो कि ना एस्केपिज्म में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, और एस्केपिज्म की वजह से ही वो ड्रग्स पे और इन चीज़ों पे आसानी से मूव कर पा रहे हैं कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। दादा दादी से वो कभी छुट्टियों में कभी मिलते हैं तो मिलते हैं। सो जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो आपको एल्डर जनरेशन से ही मिलती हैं, इनहेरिट करते हो आप। मम्मी पापा के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको कहानियाँ सुना सकें या फिर आपको एक तरह से जो बड़े मैटर्स हैं उनमें गाइड कर सकें। सो इसकी वजह से ड्रग्स पे और इलिसिट सब्सटेंस पे ये जनरेशन ज़्यादा मूव कर रही है और जल्दी मूव कर रही है। इनमें ना ड्रग्स को लेकर टैबू नहीं है, हार्ड ड्रग्स को लेकर भी टैबू नहीं है इनमें। तो ये जैसे अगर हम मिलेनियल्स में देखेंगे तो काफ़ी आप कह लीजिए फ्रेंड ग्रुप में या उसमें ये चीज़ होती थी कि अगर मतलब ग्रुप अलग बन जाते थे कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अल्कोहलिज्म में और इस चीज़ में, और ये टी टोटलर हैं। लेकिन यहाँ पे ना वो अब वो टैबू वाला सिस्टम ही चला गया है। कब अल्कोहल से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं और हार्ड ड्रग्स का, रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज़ धड़ल्ले से हो रहा है। और उसको ना एक जैसे पहले जो लोग सिगरेट पीते थे, अब हार्ड ड्रग्स को सिगरेट की तरह वो एक तरह से नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारी सोसाइटी में, खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनमें। जैसे आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की कि जनरेशन में टुडे जो आज की जनरेशन है उसमें एस्केपिज्म आ रहा है, और एस्केपिज्म की वजह ये भी है कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं जनरेशन गैप है, जो जनरेशन एक्स कह लो या जो पहले की जनरेशन है, उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं वो भी आजकल चाहते हैं कि जब हम स्ट्रीट लाइट में पढ़ चुके हैं या हम क्या कहते हैं घंटों पैदल चल के स्कूल जा सकते हैं, तो आज की जनरेशन क्यों नहीं जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस आ रहा है ना ओपिनियन में, जो उस टाइम की डिमांड थी उनको वैसा करना पड़ा, लेकिन जब आज का टाइम वैसा नहीं है तो वो चीज़ें एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से भी जो एक गाइडेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और वो एस्केपिज्म की वजह से ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये भी कहीं ना कहीं बात आती है कि जब कंट्री का अगर हम फेस देखें कि जीडीपी हर चीज़ हो गई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सबसे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा है वो यूथ को सेक्रीफाइस कर रहा है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, और सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ को भी वेस्ट में खास करके प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में, भारत में ये चीज़ें अभी नई नई स्टार्ट हुई हैं कि सिंगल पेरेंट फैमिली भी चल सकती हैं। सो बाप का अलग घर होगा और माँ का और बच्चों का अलग घर होगा। सो उसमें भी दो आपको टैक्स पेयर मिलेंगे सरकार को, और ऑब्वियसली जितने ज़्यादा एक तरह से घर होंगे उतना ज़्यादा एक डेली नेसेसिटीज़ पे खर्चा होगा। सो ये एक शॉर्ट साइटेडनेस चल रही है काफ़ी टाइम से, और मेनली वेस्ट की वजह से, क्योंकि जो भी ये चीज़ें हैं ना एक तरह से डीजनरेसी वाली चीज़ें, ये वेस्ट के थ्रू ही प्रमोट हो रही हैं। और भारत में ये चीज़ें इंस्टाग्राम के और स्नैपचैट के या फिर और जो वोक मीडिया जो भी है, नेटफ्लिक्स हो गया, उसके थ्रू प्रमोट हो रही हैं।
ये तो एक तरह से हमारी आप टेक्निकल सोच कह लीजिए कि हमने टाइम पे टिकटॉक को बैन कर दिया। अगर भारत में टिकटॉक बैन नहीं होता तो आज से 2 साल पहले हर स्ट्रीट में आपको ब्लड शेड दिखता। जैसे यूएस में करंटली यूएस के सारे टीनेजर्स जो हैं वो ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट करते हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नीचे ही नीचे उनमें प्रोपेगेंडा फैला दिया गया टिकटॉक के थ्रू। और जो पेरेंट्स हैं वो सेम चीज़ देखते नहीं, वो अलग चीज़ देखते हैं टिकटॉक पे और बच्चे अलग चीज़ देख रहे हैं। तो टिकटॉक एज के अकॉर्डिंग प्रोपेगेंडा सर्व कर रहा है बच्चों को वहाँ पे यूएसए में। तो बंद क्यों नहीं कर देता यूएस टिकटॉक को? उनके लीगल रीजंस हो सकते हैं। लिबरलिज्म है ना, वो तो प्रमोट करते हैं कि भाई लिबरल्स हैं, फंडामेंटल राइट है लोगों का, इंडिविजुअलिटी काफ़ी है ना वहाँ पर। उस चीज़ में अगर स्पेसिफिक रीजन आप देखोगे तो कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं। जैसे हमने बैन किया तो हमारी कोई कंपनी चाइना में बिजनेस करती नहीं, तो चाइना वाले हमारे खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकते कुछ भी। लेकिन यूएस की बहुत सारी कंपनियां चाइना में ऑपरेट करती हैं, तो अगर यूएस टिकटॉक को बैन करेगा तो उनको डर है कि एप्पल पे या माइक्रोसॉफ्ट पे या फिर किसी और कंपनी पे बड़ा एक्शन आ सकता है। सो दैट मे बी द मेन रीज़न वाई दे आर नॉट एबल टू बैन टिकटॉक। बात तो बहुत टाइम से चल रही है, ट्रंप के टाइम से बात चल रही है कि टिकटॉक को बैन करेंगे, लेकिन बाइडन के 4 साल पूरे होने वाले हैं अभी। दे आर नॉट एबल टू बैन टिकटॉक और अपनी सोसाइटी को खर्च करवा रहे हैं एक तरह से, पूरी तरीके से। उनकी जो जनरेशन जी है वो पूरी तरह से एक तरह से आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा डीजनरेट हो चुकी है। मैक्सिमम तो ट्रांस बन चुके हैं। जब आप 8-10 साल के बच्चों का अगर आप सेक्स चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर यू लिविंग इन? सो जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आप उनसे प्रेरणा मत लीजिए, वो तो गर्त में जा रहे हैं। आप अपने संस्कृति से प्रेरणा लीजिए। जैसे आपने बात कही कि जो जनरेशन है इसको अपना अलग घर चाहिए, बट जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जो आंकड़े देख रहा हूँ कि जो जेन ज़ी है, दे आर नॉट द होम ओनर्स। वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए शादी करना मुश्किल हो रहा है। रिलेशनशिप बहुत होंगे बट वो रिलेशनशिप मैरिज में कितने कन्वर्ट हो रहे हैं आई कांट से। जो एक बात है ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में रहते रहते जो एक स्ट्रीट सेंस होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कॉमन सेंस इज़ मिसिंग। एक कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो कैसा रहेगा। मतलब कई लाइटर नोट पे कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि हम इन लोगों के लिए पानी बचाने की बात कर रहे हैं, वो ग्लेशियर पिघल जाने दीजिए, इनको डूब जाने दीजिए। तो ऐसा कुछ उम्मीद है, मतलब ऑप्टिमिज्म की बात करें तो? अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे या मीडियम टर्म में देखेंगे तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट जनरेशन जी, क्योंकि इन्होंने ऐसी इमोशनल सेक्रीफाइस करी हैं या इमोशनल इन्होंने चीज़ें महसूस करी हैं जो इनको अगर 10-20% लोग भी इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करेंगे और सही रास्ते पे रहेंगे तो वो एक तरह से नया कल्चर बनाने में हेल्प करेंगे। मेनली जो कल्चर बनाते हैं ना वो 10-15% लोग ही होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं बस। तो जैसे ये वोक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे और एक डीजनरेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे ये ख़त्म होगा 1 या 2 साल लगेंगे स्विच होने में सब कुछ। सो जैसे ही ये जो फिनोमिना चल रहा है डी डॉलराइजेशन का, इसके बाद हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम वाले गलत क्रिएटर्स को पैसे कैसे दे पाएंगे और गलत ट्रेंड कैसे सेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास मनी मसल रहेगी नहीं उसके बाद। सो मेरा जो आकलन है वो ये है कि 2030 के बाद भारत में कल्चरल शिफ्ट आएगा हमारी खुद की संस्कृति की तरफ बड़े लेवल पे। जो ऑफ शूट्स हैं वो तो अभी से दिखनी स्टार्ट हो गई हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो काफ़ी हद तक सनातनी बनते जा रहे हैं और अच्छी एक धार्मिक रास्ते पे चलते जा रहे हैं। सो ये जो वेस्टर्न काइंड ऑफ एक तरह से डेटिंग कल्चर कह लीजिए, हुकअप कल्चर कह लीजिए मेनली, कि जो यंगस्टर्स हैं वो मैरिज को तो सोच के नहीं चल रहे। उनको ये लग रहा है मैरिज तो ये तो पुरानी बात होगी। मतलब उनमें ना थिंकिंग ये है कि एनीथिंग विच इज़ ओल्ड हैज़ टू बी डिस्कार्डेड और एनीथिंग विच इज़ न्यू, चाहे वो कितनी भी डीजनरेटिव हो, चाहे वो आपको कितनी भी घिन आती हो उससे, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि लिबरलिज्म, ट्रांस मूवमेंट, LGBTQ और आजकल तो ट्रांस एंड पता नहीं क्या क्या आ रखा है, कितने इनको ही नहीं पता कितने जेंडर हैं, 976 जेंडर जो हैं। तो ये हमारी जो जनरेशन जेड है वो डिस्कार्ड करेगी ही करेगी इसको। तो एक चीज़ ये भी है
कि जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी रियल फॉलोअर्स की कि इनके फ्रेंड्स नहीं है, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। अभी हाल में जब राजस्थान में इलेक्शंस हुए थे तो एक कैंडिडेट थी, उनके 20 लाख फॉलोअर्स थे या उससे ज़्यादा। एमपी में था वो, एमपी में जो इलेक्शन था उसमें 20 लाख से कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स थे और उनके मेरे ख्याल से जमानत भी जब्त हो गई थी। 12 लाख फॉलोअर्स थे और उनको ना 2000 से कम वोट मिले थे। एक आम आदमी पार्टी की लेडी कैंडिडेट थी, उनकी बात है ये। सो उन जो आम आदमी पार्टी थी उनको लगा कि इनके अगर इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है तो इनको वोट भी मिलेंगे। सो ये वोट ना हर तरह के आदमी डालते हैं, यंगस्टर्स मेनली नहीं डालते। तो जो फॉलोअर होंगे वो यंगस्टर्स थे, जो वोट डाल रहे थे वो पुराने लोग थे। सो फॉलोअर काउंट वोट काउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि जो भी आपको एक तरह से ऑनलाइन कोई भी सेलिब्रिटी है ना, लोग उसको एंटरटेनर की तरह से लेते हैं। उसको ये लोगों को ये उससे लॉ नहीं बनवाना, उसको विधानसभा में नहीं बिठाना। सो ये डिफरेंस अब हो सकता है केजरीवाल को समझ में आ गया हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो जनरेशन गैप की, मतलब मैं फिर से उस इशू को दोबारा लेके आता हूँ कि उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये जो आज की जनरेशन है वो अथॉरिटी नहीं फॉलो करती। जो रियल अथॉरिटी है, जहाँ उनको लगता है कि हाँ ये सही है, वो उसको फॉलो करने में हिचकते नहीं, लेकिन जहाँ फेक अथॉरिटी है उसको वो क्वेश्चन करते हैं। और कहीं ना कहीं आज की जो एजुकेशन भी है, जब यूथ जो है जब स्कूल से या कॉलेज से बाहर आता है, वो देखता है कि रियलिटी तो पूरी डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिसइल्यूजनमेंट में आता है और वो उसके पास एंजाइटी और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचता। ये आपने ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि राइट नाउ जो एजुकेशन सिस्टम है वो यंगस्टर्स को एक जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसी स्किल उनको नहीं दे पा रहा जिससे वो पैसे कमा सकें। सो ये एक मेजर रीज़न है डिसइल्यूजनमेंट का, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उनको ये लगता है कि कोई भी हमारी बातें समझ नहीं पा रहा, हमारी प्रॉब्लम्स को कोई भी समझ नहीं पा रहा। जैसे ही कोई 10th क्लास करता है लड़का, उसको फिक्र होने लग जाती है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, ये इतने मैंने साल वेस्ट करे हैं, इनका फ़ायदा क्या है। सो एक ये आप कह लीजिए 300-400 साल का जो शिफ्ट है वो अब आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होने जा रहा है। एक तरह से स्किल बेस्ड इन एजुकेशन सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई भी है। लेकिन अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि जो ट्रांजिशन फेज रहेगा ना, इसमें इसके अंदर जो 10-12 साल में, 20-15 साल में जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे वो एक तरह से पिंच फील करेंगे इस टाइम पे, और उनको एक तरह से खुद को ही सिखाना पड़ेगा अपने आप। और उसके आगे भी जो स्टूडेंट्स आएंगे उनमें उनको भी टीचर्स की दिक्कत रहेगी, क्योंकि जो सही स्किल्स सिखा सकें टीचर, वैसे टीचर हमारे पास नहीं है। सारे के सारे हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो क्लासरूम में बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, बस बुक में से देख के बोर्ड पे लिख सकते हैं, बच्चे उसको टाप लेते हैं। सो ये ट्रांजिशन फेज है एजुकेशन सिस्टम का। तो इसको हम समहाउ ना, हमें इसको जो इम्पैक्ट है इसको ब्लंट करना है समहाउ एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। मतलब एजुकेशन शुड सर्व हिज पर्पस, वो एक एम्पावर करे लोगों को, ताकि लोग को ट्रू एक पोटेंशियल उनका जो है वो अचीव कर पाएँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी बात से शेयर करते हैं, या इसमें आपका कोई अपना पॉइंट है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द राइट वर्ड पॉडकास्ट।